कल हमने जो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पढ़े थे। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में जो है एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, कल का रिफ्रेश कर लेते हैं, सो दैट अभी जब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में हमने कम से कम 4 पेन की कंप्लेंट्स होने चाहिए, मिनिमम 4, है ना। 2 जो है डाइजेशन से रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है कंप्लेंट्स होनी चाहिए। at least one sexual symptoms other than the pain and one pseudo neurological symptom होना चाहिए, तब वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। सो बाय एंड लार्ज जो है हमने जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो में जो पहला वाला जो 5 कैटेगरी हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ये अभी इसके लिए बताए थे मैंने, ये पांचों, ये जो कि 4 पेन वाले, 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, 1 सेक्सुअल सिम्टम एंड 1 स्यूडोन्यूरोलॉजिकल, ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया था। फिर पेन वाला जो है हमने बात करी थी कि पेन का कोई अंडरलाइंग रीज़न नहीं होगा, या रीज़न होगा तो वो रीज़न के मुताबिक जो है एक्सेसिव कंप्लेन होगी पेन की, कि भाई हाँ ठीक है मसल में थोड़ी बहुत इंजरी है लेकिन कहेगा मेरा बिल्कुल हाथ ही नहीं उठ रहा है। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में हमने बताया था कि वो कोई बहुत ही सीवियर बीमारी के बारे में बात कर रहा होगा, कि मेरे को या तो कैंसर है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या एड्स है या HIV पॉजिटिव है। फिर कन्वर्शन डिसऑर्डर में जो है कोई अंडरलाइंग रीज़न नहीं है न्यूरोलॉजिकल, लेकिन वो जो है कंप्लेन कर रहा होगा, जैसे कि मुझे दिखाई देना बंद हो गया है, आँख ठीक है, रेटिना ठीक है, ऑप्टिक नर्व ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, या बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैंने जो एग्जांपल दिया था लड़की का। और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में जो है बॉडी को डिस्प्रपोर्शनेटली व्यू कर रहा होगा या कर रही होगी। तो कल मैंने एग्जांपल्स तो सभी के दिए थे। एक एग्जांपल जो है कन्वर्शन डिसऑर्डर का जो बुक में दिया है वो हमने डिस्कस नहीं किया था, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है, उसके फादर जो है वो सिक होते हैं, ही वॉज बेड रिडन, तो वो उनकी सेवा करती होती है, एंड शी वॉज द ओनली केयर टेकर फॉर हर फादर। तो अब जो है कोई भी इंसान जो है लगातार जो है कोई वो काम कर रहा है टाइड टू ए सिक पर्सन हु इज बेड रिडन, तो एक लिमिट के बाद में टायर्डनेस, साइकोलॉजिकल टायर्डनेस तो एटलीस्ट आ ही जाती है। सो वो उसके भी आई थी। तो वो जो है शी समहाउ स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर मेरे फादर मर जाएं तो ठीक है, तो मैं भी जो है फ्री हो जाऊंगी। तो सेवा कर रही थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया, शी वॉज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट समहाउ उसके मन में ये आया कि जो ये पैरालिसिस होके पड़े हुए हैं, क्या फ़ायदा। तो उन्होंने जो है ये सोचते सोचते जो है समहाउ वो लड़की के जो फादर थे वो उनकी डेथ हो गई। अब वो डेथ हो गई तो नाउ शी इज़ फ्री टू गो। अब वो कहीं भी दुनिया में जा सकती है, घूम सकती है, वॉट एवर शी वॉन्ट शी कैन डू। लेकिन समहाउ उसके मन में जो है ये गिल्ट फीलिंग आने लग गई कि अगर जो है मैंने ये सोचा था कि मेरे फादर डेथ हो जाए, शायद इस वजह से जो है इनकी डेथ हुई हो, तो वो जो है अपने आप को गिल्टी फील करने लग गई। अब वो गिल्टी फील करने लग गई कि अब मैं जा तो सकती हूँ बाहर, बट समहाउ ये मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अब वो गिल्ट की फीलिंग जो है उसकी जा नहीं रही थी। सो अब नाउ इट टर्न्स इनटू कन्वर्शन डिसऑर्डर। कैसे कि वो जो है उसका बिलो द वेस्ट उसका बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है लड़की की, विदाउट एनी रीज़न, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं, कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं, पर उसकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। अब वो पैरालाइज हो जाती है, सो नाउ शी कैन नॉट गो आउट, घर से बाहर जा ही नहीं सकती, पैरालाइज हो गई है। तो जो उसकी गिल्ट की फीलिंग थी, अब वो गिल्ट की फीलिंग कम हो जाएगी कि भाई मैं जो है खुशी नहीं मना रही हूँ इस बात की कि मेरे फादर की डेथ होगी, क्योंकि इन एनी वे आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द हाउस। सो ये कॉन्शियसली नहीं हो रहा, अनकॉन्शियसली हो रहा है, नॉट नोइंगली। सो ऐसा भी होता है कि आदमी के मन में जो चल रहा होता है, तो उसके डिफेंस के रूप में जो है ये इस टाइप से चीज़ें हो सकती हैं।
फिर बॉडी मॉर्फिक डिसऑर्डर का जो है एक केस और मैं बताना चाहूँगा। जो बुक वाला था वो तो मैंने बता दिया था। उसमें जो है एक इंडिविजुअल था, उसको सम हाउ ये लगता था कि उसका जो है लेटर से कि राइट हैंड जो है, फोर आर्म जो बाइसेप्स हैं, वो कंपेयर टू लेफ्ट हैंड पतले हैं। ठीक है, 19-20 का अंतर तो सभी में होता है, एग्जैक्टली सेम तो किसी के भी दोनों हाथ नहीं होते हैं बाइसेप्स, तो हो सकता है उसका भी होगा ही। तो लेकिन वो डिसप्रोपोर्शनेट व्यू कर रहा था। तो अब जो चीज़ पतली लग रही है उसको मोटा करने के लिए उसने सोचा कि क्या करूं कि मैं जो है एक्सरसाइज करता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज करने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन वो एक्सरसाइज सिर्फ राइट हैंड की कर रहा था, लेफ्ट की नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको वो वीक लग रहा था राइट हैंड। सो अब खाली एक ही हाथ की एक्सरसाइज करेगा तो ऑब्वियस बात है उस हाथ की मसल्स डेवलप होंगी होंगी। तो उसके हाथ की राइट हैंड की मसल डेवलप भी हो गई और इनफैक्ट राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ भी एंड इन टर्म्स ऑफ साइज भी। स्टिल ही इज फीलिंग कि मेरा राइट हैंड जो है अभी वीक है। तो डिस्पाइट एश्योरेंसेस फ्रॉम ऑल द पीपल, उसको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा राइट हैंड अभी भी पतला है। फिर उसने क्या किया कि उस राइट हैंड में जो है, केवल राइट हैंड में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाने शुरू किए टू गेन मसल मास, कि मेरी मसल्स यहाँ की और डेवलप हो जाए, पतला है। और उसका राइट हैंड इतना बड़ा हो गया था, मतलब एज गुड एज थाई समझ लो, इतना जो है उसने बड़ा कर लिया एक्सरसाइज और इंजेक्शन करा के। और क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड बहुत पतला है। स्टिल ही इज सेइंग कि नहीं मेरा राइट हैंड जो है वो पतला है कंपेयर टू लेफ्ट हैंड। सो ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये कल का क्विक रिवीजन था। अब हम आज जो है आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो है हमारा विच इज डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब डिसोसिएटिव वर्ड का मतलब समझो। डिसोसिएटिव का मतलब होता है कि किसी चीज से एसोसिएशन खत्म हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज से एसोसिएशन खत्म हो जाना, उसको हम कहेंगे इट हैज डिसोसिएटेड। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में कोई चीज किसी भी चीज के साथ, अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज है, किसी पर्टिकुलर चीज से उसका एसोसिएशन इंडिविजुअल का खत्म हो जाता है, चाहे वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो या कोई लाइफ के इवेंट हुए हो, उसकी मेमोरी हो, डिपेंड्स। तो वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। तो DSM-4 के मुताबिक जो है, जो तीन हैं वो डिसोसिएटिव एमनीसिया एंड फुगू, फिर डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, और तीसरा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये तीन हैं। तो इनको जो है हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले डिसोसिएटिव एमनीसिया एंड फुगू। सो एमनीसिया जो है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस सेवरल टाइम्स। एमनीसिया का मतलब सिंपली, प्लेन एंड सिंपल, इनएबिलिटी टू रिमेंबर, कोई चीज़ याद नहीं रह रही है। अब वो टेक्निकली स्पीकिंग ये एमनीसिया जो है कोई भी हो सकता है, मतलब पहले की बात याद नहीं हो रही हो, पुरानी बातें, या अभी जो हो रहा है वो याद ना रह रहा हो है। तो अगर पहले की बातें इंसान को याद नहीं रह रही हैं तो उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनीसिया। और अभी जो कुछ हुआ है अगर वो याद नहीं रह रहा है, तो वो अगर अभी वाला जो है याद नहीं रह रहा है, तो उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एंटेरोग्रेड एमनीसिया। ठीक है, पुराना अगर याद नहीं रह रहा है तो रेट्रोग्रेड एमनीसिया, और अभी का याद नहीं रह रहा है तो एंटेरोग्रेड एमनीसिया। सो अब ये जो हम धीरे धीरे इसमें डेप्थ में जाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें रेट्रोग्रेड वाला है कहाँ होता है, एंटेरोग्रेड कहाँ पे होता है, वो अभी देखते हैं। तो फिलहाल एमनीसिया मतलब इनएबिलिटी टू रिमेंबर, कोई भी चीज़ याद नहीं रहा। रिमेंबर का मतलब तो वही हुआ कि जो पास्ट है, इमीडिएट पास्ट है तो एंटेरोग्रेड हो गया, और बहुत डिस्टेंट पास्ट है तो हम उसको रेट्रोग्रेड कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड का। ठीक है। सो अब जो है इसमें बात आती है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो एमनीसिया है
वो ड्यू टू एक्चुअल ब्रेन डैमेज की वजह से हुआ है या कोई साइकोलॉजिकल रीजन से हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहली बात तो जो है, अगर हम न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसमें डैमेज दिख जाएगा ब्रेन का, ठीक है। और साइकोलॉजिकल रीजन है तो ब्रेन में डैमेज नहीं होगा। सबसे की जो है ये है। सो दूसरा जो है की डिफरेंस ये दिखाई देगा कि अगर हम ब्रेन डैमेज की वजह से एमनीजिया होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, कि अगर उसको पुरानी बातें याद नहीं रहती तो हमेशा पुरानी ही बातें याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकल रीजन से तो उसमें सेलेक्टिव एमनीजिया हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जो है पोर्शन की मेमोरी चली जाएगी। जैसे मान लो एंटेरोग्रेड एमनीजिया की हम बात कर रहे हैं, तो हाल में ही कोई इंसिडेंट हुआ तो वो इंसिडेंट में उसको एक पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशन का, 1 या 2 मिनट का या 2.5 मिनट का, 3 मिनट का, कुछ भी हो सकता है, वो पोर्शन याद नहीं है, उससे पहले का याद है, उसके बाद का याद है। सो ये ब्रेन डिसफंक्शन से मैच नहीं करती है बात, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड की भी बात करें तो अगेन उसमें भी अगर कोई पर्टिकुलर खास चीज है वो याद नहीं रहेगी, उससे पहले की याद है, उसके बाद की याद है। तो इसीलिए एक इंग्लिश में टर्म है सेलेक्टिव एमनीजिया, जहाँ पे आदमी जान के जो है फेक कर रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे तो याद नहीं है, याद सब होता है। तो वो इंग्लिश का है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा होता, वो साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि उसके लिए उस पर्टिकुलर चीज की मेमोरी जो है बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो वो अगर उसकी मेमोरी में रहेगी तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म हैंडल नहीं कर पाएगा। तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एमनीजिया जो है ट्रिगर इन होता है साइकोलॉजिकली, कि उसको, ताकि इतना स्ट्रेन ना पड़े कि वो हैंडल ना कर पाए, ठीक है। ये तो हो गया। फिर और जो अभी मैंने बताया कि जो डिसोसिएटिव अमनीसिया जो है वो किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लाइफ में के साथ में लोकलाइज हो सकता है, लेकिन जनरलाइज नहीं हो सकता है कि मेजर पार्ट ऑफ उसकी लाइफ के साथ में हो। कोई एक सेलेक्टिव पोर्शन होगा, वो ही याद नहीं होगा। ये की चीज यही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर वो ब्रेन की वजह से तो फिर वो कंटिन्यूस होगा, उसमें तो कोई डिफरेंसेस आएंगे नहीं। तो भी कभी उसको याद रह जाती हैं चीजें, कभी नहीं रहती हैं, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं। सो ये डिसोसिएटिव एमनीसिया समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो है डिसोसिएटिव फूगू। डिसोसिएटिव फूगू, फूगू का मतलब होता है फ्लाइट। फूगू का मतलब होता है फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि इंडिविजुअल सडनली और अनएक्सपेक्टेड वो कहीं ट्रेवल करेगा, इंडिविजुअल प्लान नहीं होगा पहले से, अचानक से कहीं चला जाएगा और वहां पे जाके उसको याद नहीं होगा कि वो कौन है, खुद के बारे में, कहाँ से आया है, क्या है, ठीक है। और दैट पर्सन में बी कंफ्यूज अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी, और इवन द पर्सन में एज्यूम न्यू आइडेंटिटी। ये भी हो सकता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी याद ना हो, और ये भी हो सकता है कि कोई नई आइडेंटिटी बना ले, कि अपना नाम कुछ और है, कुछ और बोल रहा है, प्रोफेशन कुछ और है, कुछ और बोल रहा है। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। सो अब अगर इसकी केस हिस्ट्री हम देखेंगे डिसोसिएटिव फूगू की, तो उस केस हिस्ट्री में हम ये पाएंगे कि इस इंसिडेंट होने से जस्ट पहले कोई ना कोई स्ट्रेसफुल इवेंट इंडिविजुअल की लाइफ में हुआ होता है। उस स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से वो इंडिविजुअल जो है, जहाँ से भी स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है वहाँ से वो भाग के कहीं और जाता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म, और वहाँ पे भी जाके अगर वो चीज़ें याद रहेंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म जो है वहाँ पे जाके वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और वो क्या करता है। सो ये डिसोसिएटिव
फुगू में। सो डिसोसिएटिव एमनीसिया और डिसोसिएटिव फुगू में की डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में भूल रहा है, लेकिन की डिफरेंस ये है कि डिसोसिएटिव फुगू में वहां पे नहीं भूल रहा है इंडिविजुअल जहां पे है, वहां से भाग के कहीं और जा रहा है और वहां पे जाके भूल रहा है, वो सेम प्लेस पे नहीं है वो। ठीक है, द पर्सन रिजॉर्ट्स टू फ्लाइट देन फॉरगेट्स। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, डिसोसिएटिव एमनीसिया और। ठीक है, अब इसमें एक केस स्टडी दी है डिसोसिएटिव फुगू की, ये हम लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक 35 ओल्ड एक मिडिल एज मैनेजर था, कोई सेल्स मैनेजर प्राइवेट फर्म में। तो वो पिछले कुछ महीनों से जो है वो ही वॉज अनेबल टू अचीव द टारगेट, और उसकी वजह से उसके बॉस से जो उसको अनप्लेजेंट फीडबैक मिल रहे थे। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो है ही है, और जो है उसके घर में भी जो है मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मतलब जॉब में भी दुखी और घर में भी दुखी। तो अब जो है एक दिन जो है वो काम से घर से लौट के आया ही नहीं। तो उसकी वाइफ ने वेट भी किया, भाई रात तक आ जाएगा, नहीं आया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर आफ्टर 7 days ही वॉज फाउंड इन सम स्मॉल सिटी, जहाँ पे वो कभी नॉर्मली जाता भी नहीं था। वहाँ पे कोई टी शॉप जिस थी वहाँ पे वो रुक के और चाय पी रहा था। तो अपना कोई नई आइडेंटिटी उसने बताई, उसका ओरिजिनल नाम बॉबी था, वहाँ पे टी शॉप पे अपना नाम नवीन बता रहा था, और ये बोल रहा था कि मैं कोई नया जॉब ढूंढने यहाँ पे आया हूँ। पर उसके बाद में कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, और अपने पास्ट के बारे में भी नहीं बता पा रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो अब लोगों को सस्पिशन हुआ तो उसको पुलिस को हैंड ओवर किया। फिर पुलिस ने जो है आसपास जो पुलिस स्टेशन वगैरह हैं उनसे पता लग जाता है कि भाई उधर मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट है नियर बाई सिटी में, इधर एक अननोन पर्सन है, उनके हुलिया मैच कर रहे हैं। तो फिर वो पता चल जाता है कि ओके एक्चुअली ये वहाँ से आया है। तो ऑब्वियसली वाइफ वगैरह ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, पर उसको अपनी जो है आइडेंटिटी याद नहीं थी, और एग्जैक्टली वही ड्रेस पहने हुआ था जो वहां से घर से चला था जब पहने हुए था, ड्रेस भी चेंज नहीं करी थी उसने। फॉर 7 days ही वॉज वेयरिंग द सेम ड्रेस। सो ये जो है और ना ही वो एग्जैक्टली ये बता पा रहा था कि आज कौन सी डेट है या कौन सा मंथ है। सो ये भी जो है एक इंडिकेशन। तो टाइम और प्लेस का ओरिएंटेशन भी उनको खत्म हो जाता है। सो ये डिसोसिएटिव फोगू की केस स्टडी थी। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ अच्छा ओके ठीक है हाँ ठीक है फाइन। उसका टाइम एंड डेट का जो है ओरिएंटेशन इंटरेक्टिव, प्लेस का इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक केस टू केस भी डिफर कर सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि टाइम और डेट का जो है मेमोरी इंटैक्ट रहेगी, इस पर्टिकुलर केस में थी। ठीक है, फिर डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर में, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर में क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक होती है डीपर्सनलाइजेशन और एक डी रियलाइजेशन। तो इनको मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि डीपर्सनलाइजेशन में इंडिविजुअल जो है डिटैच्ड हो जाता है रियलिटी से। उसको जो है ये पता नहीं होता है कि वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो रियल है या उसको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। ये डीपर्सनलाइजेशन होता है। और डी रियलाइजेशन में क्या हो रहा होता है, सॉरी ये मैं उल्टा बोल दिया, ये जो भी मैंने बताया कि वो रियल है या नहीं है, ये डी रियलाइजेशन है। तो इफ द पर्सन इज अनेबल टू फाइंड आउट कि ये जो भी उसके साथ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो रियल हैं या वो इमेजिन कर रहा है या ड्रीम कर रहा है, तो ये डी रियलाइजेशन है। और अगर उसको ये ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जैसे वो अपनी बॉडी के बाहर आके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, एज इफ ही और शी इज ए स्पेक्टेटर and is watching what is happening around him or her, तो ये हुआ डीपर्सनलाइजेशन।
सो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन में। ठीक है, ये जो आगे इन्होंने इस चीज को जो इन्होंने मेंशन किया है कि डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि द पर्सन फील्स हरसेल्फ डिटैच्ड फ्रॉम हर बॉडी एंड ओन मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, जो हाईलाइट मैंने किया है। अच्छा, और ये भी है, केवल एक्सटर्नल नहीं, जो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इवेंट जो है उनसे भी जो है आदमी डिटैच फील कर रहा होता है। जो एक्सटर्नल इवेंट तो से तो डिटैच फील कर ही रहा होता है, बट इंटरनल इवेंट मतलब उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है उससे भी डिटैचमेंट होता है, कि जैसे कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, उसके दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्या सोच रहा है, उसको क्या लग रहा है। ये भी बात है, एक्सटर्नल इवेंट एज वेल एज इंटरनल, उसको जो फीलिंग्स जो जनरेट हो रही हैं, जो इमोशन जनरेट हो रहे हैं, तो इस तरह से होता है। तो और जो है यूजुअली, हमेशा नहीं, एक जो है ड्रीम लाइक कैरेक्टर उसके आसपास होगा, जैसे कि कोई और इंसान है उसके आसपास जो उसको कुछ बोल रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है कि क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है। और ऐसा भी उसको लगेगा, इंडिविजुअल को लग सकता है कि जैसे कि वो वहाँ पे जो भी चल रहा है उसमें वो अकेला हो गया है, द पर्सन इज ऑल अलोन, वहाँ पे कोई है ही नहीं। ये भी पॉसिबल है। सो ये डिपेंड करता है कि किसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन की चीज़ है ये कि रियल है कि नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस टाइप चीज़ें हो रही होगी। अब इसमें जो है एक केस स्टडी दी है इंटरेस्टिंग। तो इसमें जो है एक लड़की की जो है, जो हाउस मेड है, उसकी केस स्टडी दी। शी इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, मेड सर्वेंट है। तो वो जहाँ पे काम करती है, तो जो भी उसके घर वाले हैं, मतलब जहाँ पे वो काम करती है, हाउस ओनर्स जो हैं, वो कभी उसको आवाज़ देते तो समटाइम्स शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, एज इफ शी इज़ नॉट इवन लिसनिंग, या स्ट्रेंज तरीके से देखेगी एज इफ शी इज़ लुकिंग एट द पर्सन थ्रू एंड थ्रू, जैसे ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ में देखते हैं ना, ऐसे वो देख रही है, ऐसा उनको लगेगा। तो उसको एपिलेप्सी भी होने लग गई थी। सो अब जो है ये सिम्टम्स जो थोड़ा स्ट्रेंज होने लगी थी, तो और उसको ये भी कंप्लेन होती थी कि आउट ऑफ बॉडी या नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर माइंड, ये सब होने लगा। तो ये सब होने का जो है, देयर वाज नो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई अंडरलाइंग रीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है हमको यही रूल आउट करवाना होता है कि कोई अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रीजन तो नहीं है। तो वो इसके केस में हो गया। अब जो है जब साइकोलॉजिकल रीजन ढूंढा गया तो पता चला कि शी वाज हैविंग एन अफेयर विद ए मैरिड मैन। अब जो है ना तो उसकी फैमिली, लड़की की फैमिली जो है अप्रूव करती थी इस रिलेशनशिप को, और ना ही जो है शादी होने के कोई चांस थे, क्योंकि द पर्सन वाज ऑलरेडी मैरिड। अब जो है उसको मना कर दिया गया कि बिल्कुल उस आदमी से नहीं मिलोगी। अब जो है वो कैसे जो है उसको हैंडल करे साइकोलॉजिकली, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर उसको स्टार्ट हो गया। ये डी रियलाइजेशन है, डी पर्सनलाइजेशन वाला। ठीक है, ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, देन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें जो है आदमी की आइडेंटिटी जो है, जो एक्चुअली होती है, उसके बजाय वो अपनी आइडेंटिटी कुछ और मान के चल रहा होता है। कि जैसे कोई मान लो कि लेटेस्ट से डॉक्टर है, तो वो जो है कभी अपने आप को अचानक बोलने लग जाएगा कि मैं लेटेस्ट से कि आर्मी ऑफिसर हूँ। ठीक है, और कभी बोलने लग जाएगा कि मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है पर्सनैलिटी। कभी तीसरा कुछ अपने आप को बोले, कभी चौथा बोले, कभी पांचवा बोले। तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में कम से कम 2 आइडेंटिटी तो अपनी मान के चल रहा होगा डेफिनेटली। तो ओरिजिनल है क्या,
के अलावा कम से कम एक और आइडेंटिटी उसकी होनी चाहिए, तब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होगा। शॉर्ट में इसको DID भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलेगा। सो एटलीस्ट वन मोर आइडेंटिटी देन द ओरिजिनल आइडेंटिटी वो मान के चल रहा होगा। और ये भी होगा कि ये स्विचेस जो है सडन और अनएक्सपेक्टेड होते होंगे, कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि भाई ये इतने टाइम के लिए ये ऐसा रहेगा, जैसे कि भाई एक दिन डॉक्टर रहेगा, फिर अगले दिन जो है फिर आर्मी अफसर हो जाएगा, फिर अगले दिन डॉक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी भी स्विचिंग हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जब वो स्विच करेगा, कोई सी भी आइडेंटिटी में आएगा, तो पिछली आइडेंटिटी के बारे में उसको अपने बारे में याद नहीं होगा। ठीक है, ये है कि जब वो आर्मी ऑफिसर है तो उसको ये याद नहीं कि वो डॉक्टर भी है, और जब वो डॉक्टर है तब उसको ये याद नहीं कि एज आर्मी ऑफिसर उसने क्या क्या किया है। सो उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी की मेमोरी उसको नहीं होगी। डॉक्टर वाली होगी सारी, आर्मी वाली नहीं होगी, और जब आर्मी वाला बन के कर रहा होगा तो आर्मी वाली सारी मेमोरी होगी, डॉक्टर वाली नहीं होगी। ठीक है। सो और कभी कभी ये भी पॉसिबल है, अच्छा, इसको जो ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी जो बनाते हैं उसको ऑल्टर ईगो भी बोलते हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव जो इसने आइडेंटिटी बनाई उसको ऑल्टर ईगो भी बोलते हैं। सो की चीज यही, ऑफन एटलीस्ट वन ऑल्टर ईगो इज अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग अनदर। मतलब एटलीस्ट दो आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक तो ऑलरेडी हर एक की होती है, उसके अलावा एटलीस्ट एक और होनी चाहिए, और एटलीस्ट एक जो है ऑल्टर ईगो जो है दैट वुड बी अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर। ठीक है। और जो मैंने अभी बताया, क्योंकि वो अनअवेयर है तो इसलिए मेमोरी में गैप्स भी होंगे। अवेयर ही नहीं, जैसे मुझे पता ही नहीं कि कोई दूसरा इंसान कौन है, तो उसके बारे में मुझे क्या मेमोरी होगी, कुछ नहीं होगी। सो मेमोरी के गैप्स भी होंगे। और ऑब्वियस बात है कि कोई केमिकल सब्सटेंस से इंड्यूस नहीं होना चाहिए, जैसे कोकीन है, अफीम है, हेरोइन है, ये सब चीज़ें भी खाने से कभी कभी इंडिविजुअल के दिमाग में इस टाइप की आती हैं चीज़ें, तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। कोई मेडिसिन वगैरह ले रहा हो, ऐसी साइको एक्टिव मेडिसिन उसी टाइम में होता हो तो नहीं माना जाएगा ये। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो जो होस्ट जो उसकी पर्सनैलिटी है उससे जो है ऑल्टर ईगो इंटरेक्ट भी करती है कई बार, ज़रूरी नहीं है लेकिन वो कई बार इंटरेक्ट भी करती है। तो नॉर्मली जो है जो उसकी ऑल्टर ईगो है वो कोवर्ट रहती है। कोवर्ट का मतलब वो छुपी रहती है। ऑफन द सबऑर्डिनेट ऑल्टर वर्क्स एट कोवर्ट लेवल। जैसे एक्चुअली वो डॉक्टर है और वो कभी कभी आइडेंटिटी एज्यूम कर लेता है आर्मी ऑफिसर की, तो जो उसकी जो मेन आइडेंटिटी डॉक्टर है और ऑल्टर ईगो हो गई वो आर्मी वाली, तो जो आर्मी वाली जो उसकी ऑल्टर ईगो है वो छुपी रहेगी। छुपी रहेगी किससे? जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उससे। तो ऑन द सरफेस जो है जो उसकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो वर्क करेगी, लेकिन जो ऑल्टर ईगो है वो कोवर्ट रहेगी, छुपी रहेगी। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही काम करेगी, कभी कभी निकल के आएगी वो आर्मी वाली। ये एक इंडिकेशन होता है। ठीक है। और कभी ना कभी जो है एट सम पॉइंट और द अदर जो वो अपनी जो ऑल्टर ईगो है वो अपनी प्रेजेंस फील करवाती है। वो जो है होस्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। होस्ट मतलब जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है। So the alter ego will try to take over or control the host. ठीक है। एक मूवीज भी हैं वो देखना, 3 फेसेस ऑफ इविल या सिबिल, ये रियल डॉक्यूमेंटेड जो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उस पर बेस्ड है। तो इस पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी जो है 3 ऑल्टर ईगोज होती हैं।
और 3 फेसेस ऑफ ईव में, और जो सिबिल में तो 16 जो है बताई गई है, 16 डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। तो ऐसा भी होता है। तो और कभी कभी जब लंबे समय तक जब ट्रीटमेंट चलता है, तो क्योंकि ये दोनों ईगो जो है कंपैटिबल नहीं होती हैं, जो ओरिजिनल और अल्टर ईगो जो है इनमें आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के सामने नहीं आ रही होती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है ना, क्योंकि तो अगर ड्यूरिंग काउंसलिंग या ट्रीटमेंट जो अल्टर ईगो है उसको ये कन्विंस कर दिया जाए कि दूसरी वाली जो अल्टर ईगो है वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, फ्रेंड है, तो फिर वो मर्ज भी हो जाती है। देन पर्सन कैन एज्यूम या रिज्यूम वन आइडेंटिटी ऑल्सो, ये भी है। तो इसमें बेसिकली जो है जो उसके थॉट प्रोसेस को ही समझना होता है कि वो क्यों जो है उसकी जो अल्टर ईगो पैदा हुई है और उसको जो है होस्ट से क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो रीजन जब पता लग जाएगा इंटरेक्ट करके, तब फिर उस रीजन को जो है हम थ्रू काउंसलिंग या सीबीटी या जैसे भी एक्सपीरियंस करवा के उसको जो है हम कर सकते हैं। जैसे कि लेटर से डॉक्टर को लगता है कि आर्मी ऑफिसर बहुत ब्रूटल होते हैं, ठीक है, इसलिए जो है आर्मी ऑफिसर वाली जो है उसकी ईगो जो अल्टर ईगो उसके सामने नहीं आती है। आर्मी अफसर वाली जो ईगो है उसको लगता है कि डॉक्टर जो है बहुत ख़राब होते हैं, वो जो है लोगों से पैसा लूटते हैं, इट कुड बी सो। तो फिर वो जो है अगर उनको कन्विंस किया जाए थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू फैक्ट्स, फिगर्स, व्हेन दे आर इन दैट पर्टिकुलर अल्टर ईगो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कन्विंस हो जाए, देन दीज टू अल्टर ईगोस विल बी मर्ज्ड, फिर वो नहीं आएगा। तो सेफ फील कराना होता है दूसरी वाली अल्टर ईगो से। जो थ्रेट है उस थ्रेट को समझना होता है और उस थ्रेट से सेफ फील कराना होता है। अब इसमें एक केस स्टडी दी हुई है मुन्ना की। तो द बॉय इज वेरी गुड स्टूडेंट, तो लेकिन वो शाई नेचर का है और इंट्रोवर्ट है, लेकिन गेम्स वगैरह में अच्छा है। तो उसके पेरेंट्स कुछ टाइम के बाद ये देखने लगते हैं कि वो काफ़ी फिजिटी और सप्रेसिव है, अपने आप को सप्रेस करके रखा है, एंड ही इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द टाइम ही स्पेंड्स अवे फ्रॉम द फैमिली, कि स्कूल से जैसे मिसिंग हो गया तो कहाँ गया, किसके साथ था, क्या कर रहा था, और उसको याद भी नहीं होगा। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई एडिक्शन वगैरह बच्चे को ना हो गया हो, इसलिए ना बताता हो। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास में ले गए, तो वहाँ पे पहले तो अपने सॉफ्ट टोन में बोला, जो मुन्ना वाली टोन में है। फिर अचानक से जो है वो मुनीम की अल्टर ईगो में आ गया, हु इज रफ एंड टफ फेलो, वेरी एग्रेसिव पर्सनैलिटी, एंड दैट मुनीम इज नॉट हैविंग एनी रिगार्ड फॉर द सोशल रूल्स। तो वो मुनीम की अल्टर ईगो में बताता है कि जो मुन्ना है वो नाटक करता है, वो इनोसेंट नहीं है, वो स्कूल बंक करके खराब लड़कों के साथ में टाइम स्पेंड करता है, विच हर पेरेंट्स वर हिज पेरेंट्स वर नॉट एबल टू नो अदरवाइज। लेकिन जिसकी अल्टर ईगो है उसने बताया कि वो कहाँ जाता है। और वो कहता है कि मैं जो है मुन्ना को बचाता हूँ, कि वो छोटा बच्चा है और उसने काफ़ी जो है उसको ग्रॉस फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ और टॉर्चर जो है उसके मदर, उसके फादर जो है और ग्रैंड पेरेंट्स जो उनसे हुआ है। अब क्योंकि ये बच्चा था तो ये कभी किसी से बोल नहीं सकता कि उसको पेरेंट्स से क्या हो रहा है। तो जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि उसके जो है फैमिली वायलेंस होता था पहले। तो क्या होता था कि जो डॉरी को लेके उसकी मदर को, मुन्ना की मदर को, उसके जो है ग्रैंडफादर इल ट्रीट किया करते थे, मदर के साथ मिस ट्रीटमेंट होता था, तो ही वॉज अनेबल टू प्रोटेक्ट मदर। तो इसलिए अल्टर ईगो जो है मुनीम वाली आई, जो कि एग्रेसिव है, वेरी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी है, क्योंकि इस पर्सनैलिटी को ये लगता है कि अब कोई जो है किसी का जो है फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज नहीं कर पाएगा, जो कि उसकी मदर का पहले हुआ था। सो दैट्स हाउ उसकी अल्टर ईगो क्रिएट हुई थी। फिर जैसे अगर इस पर्टिकुलर केस में जो मुनीम वाली उसकी अल्टर ईगो है, उसको ये बोला जाए कि हाँ भाई अब तो ऐसी कोई इशू नहीं है, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, मदर इज़ हैप्पी, फादर इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ हैप्पी,
तो ये मुन्ना और मुनीम की जो आइडेंटिटी है मर्ज हो जाएंगे एंड इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल। अंडरस्टूड ये पॉइंट? ठीक। अब हम बात करें प्रेवलेंस की। अगेन करोड़ों में हिसाब लगाते हैं ना, 5 to 7% ऑफ द पॉपुलेशन, ह्यूज। अगर हम 140 करोड़ इंडियंस की बात करें, ओनली इंडियंस, वर्ल्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी खाली इंडिया की बात कर रहा हूँ, और हम बाय कंजर्वेटिव एस्टिमेट 5% भी लें तो रफली 8.2 करोड़ जो है होते हैं। तो 8.2 करोड़ पीपल अराउंड अस मे बी हैविंग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो जब हम किसी से मिल रहे हैं, अनजान आदमी की बात कर रहा हूँ, we may not know that that person is in his or her actual personality or alter ego। ठीक है, तो जो पेशेंट भी हमसे मिलने आ रहा है, that patient could be in the alter ego। ठीक है, so it is possible। so और डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर जो है वो भी 2 to 3% लोगों में होता है कि उनको लग रहा है कि वो अपनी बॉडी से बाहर निकल के चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ये है, बहुत रेयर है ये, लेकिन परसेंटेज जो दिए इन्होंने वो काफ़ी हाई है। मुझे अभी तक पर्सनली जो है कोई डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का पेशेंट नहीं मिला है, मुझे अपनी बात कर रहा हूँ मैं। बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग जो इन्होंने कहा है, सॉरी ये एमनीजिया का है, इन्होंने 5 to 7%, एमनीजिया 5 to 7%, और डिसोसिएटिव एमनीजिया की बात कर रहा हूँ। और फूगू जो है दैट इज ओनली 0.2%, मतलब जो डिसोसिएटिव फूगू है वो डिसोसिएटिव एमनीजिया से कम है। ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन 2 to 3% है। अच्छा, और एक और बात है, जो ये भी एक रीजन है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है कम डायग्नोसिस इसलिए होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स तो होते हैं। तो अगर किसी को जो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है तो फिर कई बार जो है डॉक्टर उसको डायग्नोस कर देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। ठीक है, तो इसलिए भी इसका जो है डायग्नोसिस रेयर होता है एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सिम्टम्स होंगे, लेकिन अगर डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, अगर डॉक्टर ने उसको जो है स्किज़ोफ्रेनिया में डाल दिया कि डिल्यूजन है, तो फिर वो डीआईडी में नहीं आएगा। अगर डीआईडी में डाला तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं जाएगा, अनलेस कि स्किज़ोफ्रेनिया के और सिम्टम्स भी हैं। सो ये जो है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाला जो है ये 1 to 2% जो है इनके हिसाब से। सो 1 to 2% की बात भी करें तो रफली 2 करोड़ लोग हो जाते हैं 1 करोड़ 40 लाख में। इटियोलॉजी में क्या क्या रीजंस है? सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है इन्होंने वही होता है, जीन्स होते हैं। सो वही जो मैंने बार बार कहता हूँ कि डायस्थेसिस मॉडल है, ये प्री डिस्पोजिशन है, गारंटी नहीं है। तो जो वल्नरेबल पर्सनैलिटी है, जैसे हमने ये मुन्ना वाला भी केस पढ़ा था, तो वो जो है वल्नरेबल पर्सनैलिटी हुआ कि उसको चांसेस ज़्यादा हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होने के। जो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑलरेडी है तो उसको चांसेस कम होंगे। ये गारंटी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो नहीं होगा, ये नहीं बोला मैंने, ये चांसेस कम होंगे। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल की बात करें तो वही सबसे पहला साइको एनालिटिक, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईड ईगो, सुपर ईगो। तो जो उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत पेनफुल हैं और उनको वेंट आउट करने के लिए कोई तरीका नहीं मिल रहा है। तो अब उसके लिए फिर मेथड क्या बचता है वेंट आउट करने के लिए? जब कोई उसके पास मेथड ही नहीं बच रहा है तो ये है कि उसको जो रिप्रेस कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। अब सप्रेस या रिप्रेस कर भी दिया गया तो अनकॉन्शियस में तो रहेगा अनरिजॉल्व। तो अब वो जो है कैसे फिर वर्क करेगा कि अंदर जो है अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा, या अंदर डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन, वॉट एवर दैट केस में भी, कैसे भी डिसोसिएटिव एमनेसिया हो सकता है, डिसोसिएटिव फूग हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा
जो कि अनकॉन्शियस में अनरिजॉल्व चीजें हैं विच आर क्रिएटिंग स्ट्रेस। ये साइकोएनालिटिक अप्रोच का एक्सप्लेनेशन है। एंड दिस स्ट्रेस कैन बी ऑफ एनी काइंड। नाउ बिहेवियर अप्रोच, तो इसमें जो है जब आदमी डिसोसिएशन उसका होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस में, तो उसको रिलीफ मिलता है। अगर जैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये रियल हो रहा है कि मैं सपने में देख रहा हूँ, तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये अब पेयरिंग हो गई ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, कि मैंने जो है डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन हुआ और मुझे रिलीफ मिल गया। तो ये पेयरिंग बार बार होने लग जाएगी। जब भी कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, देयर विल बी आइदर डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। ये बिहेवियरल अप्रोच हो गई। अब कॉग्निटिव अप्रोच की बात करें तो इसमें की चीज क्या है, सेलेक्टिव मेमोरी डेफिसिट टेक्स प्लेस। ये हमने पहले भी मैंने बताया था कि एमनीजिया जो है इट विल बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव टू प्लेस हो सकता है, सेलेक्टिव टू टाइम हो सकता है, सेलेक्टिव टू पर्सन हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन सेलेक्टिव होगा। हम एक कोई पर्टिकुलर स्कीम देखेंगे कि इन सर्कमस्टांसेस या इस टाइम में या इस इंडिविजुअल के साथ में एमनीजिया इसका होता है। सो अब इसमें जो है दो तरह की मेमोरी होती है, एक एपिसोडिक होती है, एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है। तो एपिसोडिक मेमोरी तो वो होती है कि हम कोई भी जो इंसिडेंट हो रहा है हमारे साथ में, उस पर्टिकुलर उस हमारे साथ में या किसी के भी साथ में, जरूरी नहीं कि हमारे साथ में, तो वो जो है वो पूरी घटना हमको याद रहे, ये तो हुआ एपिसोडिक मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में क्या होता है कि थिंग्स विच आर रिलेटेड टू अस, मतलब एपिसोडिक मेमोरी को ही एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल हाँ बोला जाता है, क्योंकि जिस भी एपिसोड को हम याद कर रहे हैं तो उसमें हम तो इन्वॉल्व होते ही ना ऑटोमेटिकली। सो जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो होती है वो ही इफेक्ट हो रही होती है, बाकी की मेमोरी उसकी कोई नहीं होती। जैसे मान लो उसने एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें याद की हुई हैं, वो उसको याद रहेंगी, वो नहीं भूलेगा वो। लेकिन जो स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ वो उसको याद नहीं रहेगा। सामान उसने चीज कहाँ पर रखा है वो याद रहेगा, है ना, टाइम टेबल याद रहेगा, इस टाइप की चीजें याद रहेंगी। लेकिन पर्टिकुलर कोई इवेंट होगा उससे रिलेटेड मेमोरी नहीं होगी इसको याद, इसीलिए इसको सेलेक्टिव मेमोरी डेफिसिट बोला जाता है। एंड इट इज जनरली रिलेटेड टू एपिसोडिक और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ये की चीज है। सो और दूसरी चीज जो है, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो इंटैक्ट रहती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है वही डिस्टर्ब होती है। इम्प्लिसिट जो है क्या मतलब, जो ऑटोमेटिक वाली है जैसे, हाँ, और एक्सप्लिसिट वो होती है जो हम कोशिश करके याद करते हैं। तो जैसे साइकिल चलाना है, ये इम्प्लिसिट मेमोरी है ना। कोई हमें घर में चाबी कहाँ रखते हैं, हम बिना याद किए हम अपने हाथ वहाँ चला जाता है, किस जेब में रुमाल रहता है, बिना याद किए हाथ उस जेब में चला जाता है। तो ये सब जो है इम्प्लिसिट मेमोरी हो गया। एक्सप्लिसिट में कि अभी तुमसे पूछा जाए कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो ये थोड़ा एक सेकंड दिमाग को सोचना पड़ेगा, फिर याद तो आ जाएगा, लेकिन यू हैव टू मेक एफर्ट्स तब याद आएगा। तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी है, जहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हो वो एक्सप्लिसिट है। तो ये एक्सप्लिसिट वाली मेमोरी जो है वो इसकी डिस्टर्ब होती है, इम्प्लिसिट वाली नहीं होती है। तो जैसे एग्जांपल इसमें दिया है कि अगर इसमें ये हो सकता है कि इंडिविजुअल को अपनी वाइफ का नाम ही भूल जाए, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है दिमाग का, अगर वाइफ से प्रॉब्लम है तो नाम भूल जाएगा। लेकिन अगर उसको मल्टीपल चॉइस की जगह 4 नाम बताए जाए, उसमें से एक नाम उसकी वाइफ का, तो याद आ जाएगा। सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। ठीक है। नाउ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जो कहीं कहीं पे जो है आइडेंटिटी जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे कि कहीं कहते हैं कि माता आ गई है, पड़ा दौरा है, वो कहते हैं माता आ गई है, तो सोशली एक्सेप्टेबल है, तो रीइंफोर्स हो जाएगा
कि सब बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। सो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है तो ये कहना मुश्किल है कि वो डिसऑर्डर है, क्योंकि इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी इशू भी नहीं है ना। उसके पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, सोशल लाइफ भी अच्छी चल रही है। सो ये भी एस्पेक्ट हमको देखना पड़ेगा। और जो नॉन वेस्टर्न जो कल्चर्स है उसमें भूत प्रेत में भी काफ़ी विश्वास किया जाता है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल जापान की बात करूं, जापान काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, वर्ल्ड के जो है डेवलप्ड कंट्रीज में गिनती होती है, लेकिन वहाँ का कल्चर जो है इस चीज़ को मानता है कि इसी दुनिया में लिविंग एंड नॉन लिविंग पीपल आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। वो एक फ्रेज यूज करते हैं, उस फ्रेज का मीनिंग होता है डोर विच इज मेड अप ऑफ पेपर। जापानीज वर्ड है, उसका जो है मीनिंग होता है डोर विच इज मेड अप ऑफ पेपर। तो जैसे एक पेपर का सिर्फ डोर है, उस पेपर के डोर के उस तरफ जो है आत्मा रहती है और इस तरफ लिविंग बीइंग रहते हैं, और उस आत्मा के लिए वो डोर क्रॉस करके इधर आना कोई मुश्किल काम नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जापान में जो है बहुत केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें लोग ये एक्चुअली कहेंगे कि हमने जो है फलाने की आत्मा को देखा या फलाना भूत आया था, और क्योंकि वहाँ सोशली एक्सेप्टेबल है इस बात को, तो उनको कोई अबनॉर्मल नहीं कहता है। सो कंपेयर टू अदर कल्चर इस टाइप के केसेस जापान में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। अब एक ये नॉर्मली देखा गया है कि जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या इस टाइप के जो भी अभी हमने डिसऑर्डर्स बात करें, उसमें फिजिकल अब्यूज जो है कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, और सम पीपल माइट हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल अब्यूज या फोर्स इनटू इंसेस्टुअल रिलेशनशिप। इंसेस्टुअल रिलेशनशिप मतलब वो रिलेशनशिप जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स परमिटेड नहीं होता है, जैसे ब्रदर सिस्टर, मदर और सन, फादर डॉटर, इस टाइप के जो रिलेशनशिप जो होते हैं जिसे ना सोसाइटी परमिट करती है ना लॉ परमिट करता है, वो इंसेस्चुअल रिलेशनशिप कहलाते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को फोर्स किया गया है तो भी जो है उनमें इस टाइप की चीज़ें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कॉमन है। अच्छा, और ये देखा जाता है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स उन लोगों में भी कॉमन है जिनको पीटीएसडी हो, यानी कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो एक प्री डिस्पोजिशन कह लो कि अगर जो है चाइल्डहुड में जो है फिजिकल अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, या somebody has been forced into incestual relationship और ट्रॉमेटिक इवेंट जो है की वजह से पीटीएसडी है, तो ये वल्नरेबल पर्सनैलिटी या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो जाते हैं जिससे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। गारंटी नहीं है, चांसेस आर हाई, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। सो ट्रीटमेंट जो है सबसे पहली बात जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं बार बार, स्ट्रेस की, ये जितने भी हमने बातें करी हैं किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस इंडिविजुअल को है। तो अगर हम किसी तरह से भी उसका स्ट्रेस कम करें, है ना, तो ऑब्वियसली जो है वो फायदा करेगा इंडिविजुअल को। एक बात समझने की होगी, जैसे मान लो लेट अस से कि किसी गंदी जगह पे, गंदी नाली में गिर के कोई कपड़ा गंदा हो गया, तो तुम अगर उसको जो है साफ करोगे, साबुन से साफ हो जाएगा, लेकिन फिर वो जो है गंदी नाली में अगर गिरेगा बार बार तो फिर गंदा होगा, तो साफ करने का फायदा क्या। तो ट्रीटमेंट तो तब काम करेगा ना जब इंडिविजुअल की जो भी स्ट्रेस इंड्यूसिंग सिचुएशन है उससे उसको हटाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने बात करी कि चाइल्डहुड में उसको कोई जो है फिजिकल अब्यूज या सेक्सुअल अब्यूज या फोर्स इंसेस्टुअल रिलेशनशिप है, तो वो अगर घर में एग्जिस्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उस बच्चे को हम कितना भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन अगर उस एनवायरनमेंट से बच्चे को नहीं हटा रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होने वाला है, दैट विल कंटिन्यू। सो इसलिए जो है सबसे पहला तो यही होता है कि अगर उसका जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस जो है वाली सिचुएशन से उसको फ्री किया जाए। ये सबसे पहला है कि यू मस्ट
bring the person or take the person to safe environment. ये इसके बिना हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो. दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. ठीक है. और दूसरा जो है उसको एश्योर करना होता है कि भाई अब डेंजर नहीं है. जैसे मान लो कोई बच्चा है या बच्ची है, उसको घर में लेटर से सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था, तो उसको जो है किसी जो है ऐसे एनजीओ में या गवर्नमेंट के किसी शेल्टर होम में ले गए जो कि उसके घर से अवे है, लेकिन हो सकता है बच्चा वहाँ पे खतरा महसूस करे, लगे, फिर तो उसको रीअश्योर करना है कि यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा नहीं करेगा जैसा वहाँ होता था. सो 1, remove from the stressful situation, 2, assure the person that now you are safe. ठीक है. और कई बार ये देखा गया है कि ये 2 स्टेप करते ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. सो और अगर साइको एनालिटिकली जो है ओरिएंटेड थेरेपी करें, जो फ्री एसोसिएशन वाली बात है, तो क्योंकि उसके अनकॉन्शियस में है बातें, उसको याद तो है नहीं, तो जब हम उसको फ्री एसोसिएशन से जो है उसको बात कर रहे होंगे तो उसके अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाएंगी बातें. तो जब अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाएंगी तो वो सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगी. और मेडिसिन की बात करें तो जो एंग्जाइटिक मेडिसिन हैं, मतलब एंग्जाइटी रिड्यूस करने वाली जो मेडिसिन हैं, वो दी जाती हैं अलॉन्ग विद साइकोथेरेपी. ठीक है. तो मेडिसिन आर यूज एज एडजंक्ट टू साइकोथेरेपी. एडजंक्ट का मतलब अलॉन्ग विद. ठीक है. खाली मेडिसिन नहीं, खाली साइकोथेरेपी नहीं, हमको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी. इसलिए वर्ड यूज है जो एडजंक्ट. मैंने पहले भी कई बार बोली ये बात कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जिसमें हम इंडिविजुअल को बिहेवियरल थेरेपी भी दें, हम उसको मेडिसिन भी दें, हम उसको सीबीटी भी दें, हम उसको रिलैक्सेशन टेक्निक भी दें. तो कॉम्बिनेशन जो है बेस्ट होता है. तो ये बात ध्यान में रखने की है. सो एक इसमें खास बात ये है कि जो एमनीजिया वाला इंडिविजुअल है उसकी मेमोरी जब लौट के भी आती है तो वो मेमोरी रिलायबल नहीं होती है. ये नहीं कि उसको मेमोरी आ गई तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था. ये बात ध्यान में रखने की है कि उसको मेमोरी जो कहता है कि हाँ मुझे याद गया बचपन में ये हुआ था, ओके याद आ गया, लेकिन वो रिलायबल नहीं है. ये ध्यान रखना होगा. ठीक है. अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो रिलायबल है कि नहीं मेमोरी? जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनसे पता किया जाए. मतलब वो जबकि भी मेमोरी बता रहा है उसके आसपास में और कोई लोग होंगे ना, तो वो बताएं, कंफर्म करें कि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था, या किसी से पता चला था, या हाँ मैंने देखा था, वट एवर दैट मे बी. तो जब तक कंफर्म ना हो जाए इंडिपेंडेंट सोर्सेस से, रिलायबल नहीं मानना है. तो और ये भी हमको ये समझना है कि सिंपली रिट्रीविंग द मेमोरी इज नॉट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट. तो जो उसको जो मेमोरी उसने रिट्रीव हुई है उसको प्रॉपरली कॉन्टेक्चुअलाइज भी करना है, प्रॉपरली प्रोसेस भी करना है, तब जो है वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ. रिट्रीवल ऑफ मेमोरी इज 1, सेकेंड इज कंफर्मेशन इंडिपेंडेंट सोर्सेस से, थर्ड इज करेक्ट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन. किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उस मेमोरी को प्रॉपरली प्रोसेस करना, तब जो है ये होगा. अब जो है जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स है और डीआईडी, इनका कोई सिस्टमैटिक कंट्रोल स्टडी नहीं हुई है, तो इसलिए कोई कहना मुश्किल है कि एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होगा. हाँ, लेकिन ये एंटी डिप्रेसेंट तो दिए ही जाते हैं और इफेक्टिव भी है. अब कितने इफेक्टिव है ये कहना मुश्किल है. और हिप्नोथेरेपी भी दी जाती है, सो हिप्नोसिस भी दिया जाता है. तो डिपेंड करता है किसको क्या वर्क कर रहा है और कौन कितना कैपेबल है, वो भी है. सो कुछ जो है थेरेपिस्ट ऐसे हैं, उन्होंने क्लेम भी किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली ट्रीट किया है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को. देयर आर सम. सो इसमें जो है बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो मैं पहले भी बोल चुका, इंटीग्रेट करना होता है. पर्सनैलिटीज जितनी भी होती हैं उनको एक बनाना होता है. इंटीग्रेट मतलब एक करना होता है, सिंगल बनाना होता है. ठीक है. और हर एक पर्सनैलिटी को कन्विंस करना होता है कि देयर इज नो नीड टू
स्टे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर सबको ये थ्रेट खत्म हो जाए और हर एक जो है पर्सनैलिटी कन्विंस हो जाए कि हाँ हम साथ रह सकते हैं, तो एक ही बात होगी ना, सब पर्सनैलिटी का वन हो गई, तो वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। जो भी फंक्शनैलिटी थी दूसरी पर्सनैलिटी की वो खत्म हो जाएगी, कोई थ्रेट है ही नहीं। जैसे मुन्ना और मुनीम वाली, अगर जो मुनीम है वो कन्विंस हो गया है कि अब मुन्ना को कोई थ्रेट नहीं है, उसकी मदर का कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं कर रहा है, सो मुनीम की ज़रूरत ही नहीं है, सो मुन्ना कैन एग्जिस्ट अलोन। जो मुनीम है वो मर्ज हो जाएगा मुन्ना में, ठीक है। जब तक मुनीम को लगता रहेगा कि मुन्ना जो है वल्नरेबल है, तब तक जो है मुनीम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऐसे है। और इंडियन को ये समझना होगा कि कोपिंग के लिए जो है अपनी पर्सनैलिटी को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी कोपिंग हो सकती है, ठीक है। कि आप जो है मुन्ना बन के भी अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको मुनीम बनने की जरूरत नहीं है। सो ये उसको जब कन्विंस किया जाएगा तो भी वो इंटीग्रेशन होगा। एज ए थेरेपिस्ट जो है हमको एम्पैथी रखनी है हर आइडेंटिटी के साथ में, किसी आइडेंटिटी को खराब नहीं कहना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर आइडेंटिटी की एक फंक्शनैलिटी है। सो द थेरेपिस्ट हैज टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दैट पर्सनैलिटी इज डूइंग। आप उसको कन्विंस करो लेकिन खराब मत बोलो, अगर खराब बोलोगे तो फिर जो है उसका वही डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाएगा, तो वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। So with this I come to the end of this chapter. अगर कुछ क्वेश्चन है तो you can ask, otherwise I'll stop the recording. Should I stop the recording? Okay.